आजकल की इस भागदौड़ में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी गहरे कुएं में फंसे हैं, जहां ऊपर की रोशनी तो दिखती है पर हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाते। अर्जुन के लिए भी आज की सुबह कुछ ऐसी ही थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की धीमी आवाज कमरे में गूंज रही थी और वो अपनी बालकनी पर खड़ा शहर की ऊंची इमारतों को देख रहा था। उसे अपनी जिंदगी एक थमे हुए पानी जैसी लग रही थी, स्टैग्नेंट। न कोई हलचल, न कोई नयापन। उसे याद आया कि कैसे कुछ साल पहले वो अपने इस ड्रीम जॉब को पाकर 7वें आसमान पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। पर आज वही कुर्सी उसे काटती थी। उसे वो बेचैनी महसूस हो रही थी जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हार्ट रेसिंग, पाल्म स्वेटिंग वाली वो फीलिंग जो तब आती है जब हमारी गट हमसे कहती है कि अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। उसे अपनी बड़ी बहन, जिन्हें वो प्यार से किम दीदी कहता था, कि एक बात याद आई। उन्होंने एक बार कहा था कि जिंदगी में जंप मारने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब पड़ती है जब आप या तो थक चुके हो या फिर कुदरत ने आपको किनारे से धक्का दे दिया हो। अर्जुन अक्सर सोचता था कि लोग अपनी जमी जमाई जिंदगी छोड़कर किसी अनजान रास्ते पर क्यों निकल जाते हैं। क्या उन्हें डर नहीं लगता? किम दीदी ने उसे समझाया था कि जंप मारने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल जंप, जब आपके पास कोई चारा ही न बचे, जैसे नौकरी चली गई या दिवालिया हो गए। वो एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह होता है। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी जंप, जब आपकी नजरों में कोई बड़ा विजन हो, कोई ऐसा सपना जो आपको सोने न दे। और तीसरा, जो अर्जुन इस वक्त महसूस कर रहा था, वो था स्टैग्नेंट जंप, जब आप बोर हो चुके हो, जब जिंदगी एक प्लेटो पर आकर रुक गई हो और जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो। अर्जुन को लगता था कि वो बस क्विकसैंड में धंसता जा रहा है, जहां चुपचाप खड़े रहना सबसे आसान लगता है पर असल में वही सबसे खतरनाक है। उसे याद आया कि दीदी ने कहा था, जंप मारने की वजह चाहे जो भी हो, बस इतना मायने रखता है कि तुम में वो लीप लेने का साहस है या नहीं। पिछली रात अर्जुन सो नहीं पाया था। उसने अपने कमरे की दीवार पर लगे उस पुराने पोस्टर को देखा जो धूल खा रहा था। उसने सोचा, क्या मैं सच में एक फेलियर हूं? क्या मेरा ये आइडिया कभी काम करेगा? तभी उसे दीदी की एक और कहानी याद आई जो उन्होंने अपने पिता के बारे में सुनाई थी। उनके घर में एक अजीब रिवाज था। डिनर टेबल पर रोज ये पूछा जाता था कि आज तुम्हारी सबसे बड़ी फेलियर क्या थी। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे एक बड़ी सोच थी। उनके पिता ने बचपन से ही हारने के डर को नॉर्मलाइज कर दिया था। जब हार को एक उत्सव की तरह मनाया जाए तो उसकी ताकत और रहस्य खत्म हो जाते हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद ली और कल्पना की कि वह भी उस टेबल पर बैठा है। उसने महसूस किया कि फेलियर असल में सफलता का उल्टा नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। दीदी ने बताया था कि उनके पिता ने एक बार अपनी कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए लोन लिया था, वो भी तब जब उनकी अपनी हालत खराब थी। उस दिन उन्होंने हार नहीं मानी, बस उस परिस्थिति को गले लगाया और आगे बढ़ गए। अर्जुन को समझ आया कि रॉक बॉटम यानी जमीनी स्तर से शुरुआत करना बुरा नहीं है, क्योंकि वहां से जाने के लिए सिर्फ एक ही दिशा बचती है, ऊपर। पर अर्जुन का मन फिर से बहानों की तरफ भागने लगा। एक्सक्यूजेस असल में वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को मार देते हैं। सबसे बड़ा बहाना जो उसके पास था वो था टाइम। मेरे पास वक्त ही कहाँ है, वो अक्सर खुद से कहता। पर दीदी ने उसे एक बार टोकते हुए पूछा था, अर्जुन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे सोने के और 8 घंटे ऑफिस के बाद तुम्हारे पास जो 8 घंटे बचते हैं, उनमें तुम क्या करते हो? अर्जुन निरुत्तर था। उसने महसूस किया कि वो अपने खाली समय को सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और टीवी देखने में बर्बाद कर रहा था। दीदी ने सिखाया था कि अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट भी अपने लक्ष्य के लिए निकालें, तो वो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
उन 8 घंटों की आजादी को पहचानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसे अपनी जिम्मेदारियां पता थी, पर उसे यह भी पता था कि अगर वो आज नहीं जागा तो शायद कभी नहीं जाग पाएगा। तभी उसे याद आया कि कैसे दीदी ने अपनी पहली कंपनी शुरू करने के लिए अपना घर तक दांव पर लगा दिया था। जब उन्होंने लोगों को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया तो सबने कहा था कि वो पागल है, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अनुभव नहीं है, मार्केट खराब है। ये बातें उन्हें रोज सुनने को मिलती थी, पर उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, अगर मुझे फिर से हारना ही है तो मैं अपनी शर्तों पर हारूंगी। उन्होंने अपने किचन टेबल से काम शुरू किया और अपनी हिम्मत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अर्जुन ने खिड़की के शीशे पर अपनी परछाई देखी और खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल सकता हूं, या मैं हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देता रहूंगा? अक्सर हम सोचते हैं कि जंप मारने के लिए हमें 100% तैयार होना पड़ेगा, पर सच तो यह है कि रेडनेस एक मिथक है। कोई भी कभी पूरी तरह से तैयार नहीं होता, न तो वो खिलाड़ी जो पहली बार मैदान में उतरता है और न ही वो कलाकार जो अपनी पहली पेंटिंग बनाता है। दीदी कहती थी कि प्रिटेंड यू आर गुड एट इट, यानी अगर आपको किसी चीज में डर लग रहा है या आप खुद को इनएक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं तो बस ये नाटक करें कि आप उसमें माहिर हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उस झूठ को सच मान लेगा और आपकी कॉन्फिडेंस की टंकी भरने लगेगी। अर्जुन को याद आया कि उसे एक बार एक बड़े क्लाइंट से बात करनी थी और वो पसीने पसीने हो रहा था। उसने दीदी की बात याद की और खुद को यकीन दिलाया कि वो सबसे बेहतरीन पार्टनर साबित होगा। उस दिन डील पक्की हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला कि अर्जुन अंदर से कितना डरा हुआ था। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये उन कामों का नतीजा है जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं। इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, छोटे छोटे काम करके, जैसे 1 महीने का फिटनेस गोल पूरा करना या किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना। ये छोटी जीतें हमारे कॉन्फिडेंस बैंक में जमा होती रहती है। अर्जुन ने तय किया कि वह भी अपनी जीत की यादों को एक जगह सहेज कर रखेगा। दीदी ने अपनी पहली सेल होने पर एक ऑटोमेटेड ईमेल की बात बताई थी, जो उन्हें हर बार एक छोटी सफलता का एहसास दिलाती थी। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं भी अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकता? सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और अर्जुन के कमरे में रोशनी भर गई थी। उसे महसूस हुआ कि डर लगना बुरा नहीं है, पर उस डर की वजह से ठहर जाना सबसे बड़ी गलती है। अक्सर हम अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से इतना घबरा जाते हैं कि हम उस डेविल जिस दुख को हम जानते हैं के साथ रहना बेहतर समझते हैं बजाय उस अनजान सुख के। पर क्या एक घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी सच में सुरक्षित है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके पैर अब उस क्विकसैंड से बाहर निकल रहे हैं। उसने अपने मेज पर रखी एक खाली डायरी उठाई और उस पर पहला शब्द लिखा, जंप। उसे याद आया कि दीदी ने कहा था, चेंज इज पॉसिबल एंड इट कैन बी अचीव्ड इफ यू आर कमिटेड एंड करेजियस। जिंदगी के इस सफर में माइंड वॉल्ट ऑडियोबुक के शब्दों ने उसे एक सहारा दिया था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे अपनी किस्मत का फैसला दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ना है, चाहे वो लोग हो जो उसे पागल कह रहे थे या वो अर्थव्यवस्था जो डरा रही थी। उसकी गट फीलिंग उसे बार बार कह रही थी कि कोहरे के उस पार कुछ बहुत बड़ा और शानदार इंतजार कर रहा है। अगले कुछ घंटों में अर्जुन ने खुद को उन बहानों से आजाद करने का फैसला किया जो सालों से उसे बांधे हुए थे। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है, ये सब अब उसे बहुत छोटे लगने लगे थे। इंटरनेट के इस दौर में अनुभव पाना अब मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर सीखने की वो आग होनी चाहिए। उसने दीदी की उस सलाह को याद किया कि जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो खुद से पूछें, असली वजह क्या है कि मैं ये नहीं कर पा रहा? ज्यादातर मामलों में जवाब डर ही होता है। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे अपने डर को अपना ईंधन, फ्यूल बनाना है। अभी तो ये शुरुआत थी।
अर्जुन को पता था कि रास्ता सीधा नहीं होगा। ये लाइन ऊपर नीचे जाएगी, कभी बहुत डराएगी और कभी बहुत उत्साहित करेगी, पर उसे अब इस रोलर कोस्टर राइड का मजा लेना था। वो खड़ा हुआ, अपना लैपटॉप खोला और उस एक विजन को टाइप करना शुरू किया जो उसे अगले 1 साल में हासिल करना था। उसे याद आया कि कैसे दीदी ने अपनी कंपनी को एक बड़ी राशि में बेचा था, पर उस सफलता के पीछे 10 साल की मेहनत और हजारों नो सुनने की दास्तां थी। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो अपनी जमीन खुद तैयार नहीं कर लेता। उसे एहसास हुआ कि जंप मारने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि उस पहले कदम को उठाने की हिम्मत की जरूरत होती है। क्या अर्जुन सच में उस बड़े बदलाव के लिए तैयार था? क्या वह अपने आसपास के लोगों की आलोचना झेल पाएगा? ये सवाल अभी भी उसके मन में थे, पर अब उनमें वो पहले वाली कड़वाहट नहीं थी। उसे पता था कि वो अपनी परछाई से बड़ा होने की राह पर चल पड़ा है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की वो आवाज अब उसके अंदर के सन्नाटे को भर रही थी, उसे यकीन दिला रही थी कि वो अकेला नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी खिड़की बंद की और कमरे की लाइट जलाई। आज एक नई सुबह थी और अर्जुन ने अपनी जिंदगी का पहला जंप लेने की तैयारी कर ली थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरने लगा, जहां कर्सर एक खाली सफेद पन्ने पर किसी घड़ी की सुई की तरह टिक टिक कर रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की वो शांत आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, मानो कोई बड़ा भाई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि भाई, ये जो तू खुद को तैयार नहीं हूं बोलकर रोक रहा है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। अर्जुन को याद आया कि कैसे हम अक्सर सोचते हैं कि जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा या जिस दिन मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा, उस दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा। इसे व्हेन देन ट्रैप कहते हैं। जब हमारे पास जब ये होगा तब मैं वो करूंगा वाली एक लंबी लिस्ट होती है। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ डर को टालने का एक बहाना है। किम दीदी ने उसे समझाया था कि अगर वो इंतजार करता रहा तो वो कभी शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेडी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उन्होंने अपनी पहली किताब लिखते वक्त भी ऐसा ही महसूस किया था, जैसे वो बिल्कुल भी तैयार न हो, पर अगर वो उस वक्त रुक जाती तो शायद वो किताब कभी लिखी नहीं जाती। अर्जुन की नजर अपने बाथरूम के आईने मिरर पर पड़ी, जहां उसने एक छोटा सा स्टिकी नोट चिपका दिया था। उस पर उसने अपनी वो तारीख लिखी थी जब वो अपनी मौजूदा नौकरी को अलविदा कहकर अपने सपने की तरफ पूरी तरह बढ़ जाएगा। उसे याद आया कि किम दीदी ने अपनी दूसरी कंपनी बेचते वक्त भी ऐसा ही किया था। उन्होंने तारीख और कंपनी का नाम एक गीले और मुड़े हुए कागज पर लिखकर चिपका दिया था, जो उन्हें रोज याद दिलाता था कि उन्हें कहां पहुंचना है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये विजुअलाइजेशन की ताकत थी। दीदी कहती थी कि जैसे ओलंपिक खिलाड़ी ओलंपियन मैदान में उतरने से पहले अपनी जीत को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं, अपनी आवाज में अपनी जीत की कहानी रिकॉर्ड करते हैं और उसे बार बार सुनते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी सफलता को महसूस करना चाहिए। अर्जुन ने आंखें बंद की और उस पल को महसूस किया जब वो अपना पहला प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करेगा। उसे वो तालियां, वो हाथ मिलाना और वो एड्रेनालाइन का शोर महसूस होने लगा। पर तभी उसके दिमाग के एक कोने से आवाज आई, लेकिन अगर मैं हार गया तो? ये आवाज बहुत पुरानी थी। हमारा दिमाग किसी भी अच्छी खबर के मुकाबले बुरी खबर को ज्यादा याद रखता है, जिसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। अगर 49 दिन सब अच्छा हो और एक दिन कोई हमारी बुराई कर दे, तो हमारा दिल सिर्फ उस एक दिन की बुराई को ही पकड़कर बैठ जाता है। अर्जुन को समझ आया कि उसे अपनी इस पुरानी वायरिंग को बदलना होगा। दीदी ने उसे 40 से 70 रूल के बारे में बताया था, जिसका मतलब है कि किसी भी फैसले को लेने के लिए आपको कम से कम 40% और ज्यादा से ज्यादा 70% जानकारी की जरूरत होती है।
अगर आप 70% से ज्यादा जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और आप वो मौका खो देंगे। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, 70% तैयारी काफी है, बाकी का रास्ता चलते चलते समझ आ जाएगा। उसे याद आया कि कैसे एक बार किम दीदी ने उसे गट इंस्टिंक्ट यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि अपने शरीर को एक दिशा सूचक यंत्र, कॉम्पास की तरह इस्तेमाल करो। जब अर्जुन किसी आइडिया के बारे में सोचता और उसे अपने पेट में एक अजीब सा बोझ या भारीपन महसूस होता तो समझो कि वो रास्ता गलत है। लेकिन जब किसी चीज को सोचकर उसे तितलियां, बटरफ्लाइज महसूस हो, उसे हल्कापन और उत्साह लगे, तो समझो कि उसकी गट उसे आगे बढ़ने का इशारा दे रही है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अब उन कागजी आंकड़ों से ज्यादा अपनी उस शारीरिक प्रतिक्रिया पर भरोसा करना होगा। उसने एक शांत जगह ढूंढी, आंखें बंद की और अपने शरीर की हलचल को महसूस करने लगा ताकि वो अपने शोर भरे दिमाग के नीचे दबी उस आवाज को सुन सके। रात काफी हो चुकी थी, पर अर्जुन के अंदर एक अलग ही ऊर्जा दौड़ रही थी। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी पुरानी सफलताओं की एक लिस्ट बनाए, जिसे किम दीदी कॉन्फिडेंस बैंक कहती थी। जब भी हमें खुद पर शक हो, हमें उन पलों को याद करना चाहिए जब हमने कुछ मुश्किल काम किया था, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो या कोई कठिन इम्तिहान पास करना। अर्जुन ने अपनी छोटी जीतें लिखना शुरू किया जब उसने पहली बार स्कूल के स्टेज पर स्पीच दी थी, जब उसने अपनी पहली सैलरी से मां के लिए साड़ी खरीदी थी। ये छोटे छोटे विन्स उसे याद दिला रहे थे कि वो इम्पोस्टर, पाखंडी नहीं है, बल्कि वो एक बिगिनर, शुरुआत करने वाला है और हर माहिर खिलाड़ी कभी न कभी शुरुआत करने वाला ही होता है। अर्जुन को दीदी की वो बात याद आई जब उन्होंने उसे सिखाया था कि अगर आप किसी काम को करने से डर रहे हैं तो बस नाटक कीजिए कि आप उसमें माहिर हैं। प्रिटेंड यू आर गुड एट इट। उन्होंने जेनी लॉसन की एक कहानी सुनाई थी, जिन्होंने अपनी पहली किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत घबराहट महसूस की थी, पर अपने दोस्त की सलाह मानकर उन्होंने बस अच्छा होने का दिखावा किया और सब कुछ बेहतरीन रहा। अर्जुन ने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली, कंधे सीधे किए और खुद को मुस्कुराते हुए देखा। उसे अब समझ आ रहा था कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास होती है, बल्कि ये वो है जिसे हम अपने कामों और सोच से खुद पैदा करते हैं। उसने तय किया कि वो अब उन बहानों को डिलीट कर देगा जो उसे रोक रहे थे। मेरे पास तजुर्बा नहीं है या मैं बहुत जवान हूं। किम दीदी ने भी अपनी पहली डिजिटल विज्ञापन कंपनी तब शुरू की थी जब उन्हें काम करते हुए सिर्फ कुछ ही साल हुए थे और उन्होंने किचन टेबल से शुरुआत की थी। उन्होंने सिखाया था कि आज के जमाने में इंटरनेट पर हर चीज सीखी जा सकती है, बस आपके अंदर वो हसल यानी जुनून होना चाहिए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अब उस 1 साल के प्लान, 1 ईयर सक्सेस प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, जो उसे उसके विजन तक ले जाएगा। उन्होंने बताया था कि 1 साल का समय बदलाव के लिए बिल्कुल सही होता है, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। अर्जुन ने अपनी डायरी के अगले पन्ने पर मंत्र 1 लिखा और उन छोटे छोटे कदमों को लिखना शुरू किया जो वो उठा सकता था। बाहर शहर की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी, पर अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। उसे किम दीदी की वो बात याद आई कि जिंदगी को हम हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चला सकते। कई बार हमें पाइवोट यानी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। जैसे नेटफ्लिक्स ने डीवीडी भेजने के बिजनेस को छोड़कर स्ट्रीमिंग की तरफ रुख किया था। अर्जुन को समझ आया कि उसके आज के फैसले पत्थर की लकीर नहीं है, वो जब चाहे अपनी दिशा बदल सकता है। ये सोचकर उसे एक अजब सी आजादी महसूस हुई। उसे अब उस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ये एक नए साहसिक सफर की तरह लग रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक
माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की वो आवाज उसे यकीन दिला रही थी कि वो जिस जंप की तैयारी कर रहा है वो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां उसके सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे बल्कि उसकी हकीकत बन जाएंगे। अर्जुन ने अपना लैपटॉप बंद किया और कमरे की खिड़की खोली। ठंडी हवा के झोंके ने उसे तरोताजा कर दिया। उसे अब पता था कि उसे कहाँ जाना है और उसे ये भी पता था कि वो पूरी तरह से तैयार कभी नहीं होगा, पर वो रेडी इनफ, पर्याप्त रूप से तैयार जरूर है। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, द टाइम इज नाउ, यही वक्त है। उसे किम दीदी के पिता की वो बात याद आई कि 8 घंटे तो सिर्फ आधा दिन होता है। उसने तय किया कि वो अब अपने उन फ्री आवर्स का इस्तेमाल अपनी किस्मत लिखने में करेगा। उसके अंदर का वो डर अब गायब नहीं हुआ था, पर अब वो डर उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। क्या अर्जुन सच में अपनी उस सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़ पाएगा? क्या वो उन लोगों की बातों को अनसुना कर पाएगा जो उसे रुकने के लिए कह रहे थे? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के शब्दों ने उसे जो हिम्मत दी थी, उसे अपने काम में बदलना था। उसे पता था कि रास्ता कठिन होगा, पर वो ये भी जानता था कि वो अब पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा। उसने एक गहरी नींद के लिए खुद को तैयार किया, ये जानते हुए कि कल की सुबह उसके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है। अर्जुन ने उस रात अपनी डायरी बंद तो कर दी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो फिर से अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया और बेस्ट बिजनेस फॉर बिगिनर्स जैसे सवालों को गूगल पर सर्च करने लगा। जैसे जैसे वो और ज्यादा टेप्स खोलता जा रहा था, उसका दिमाग किसी उलझी हुई ऊन की तरह होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो एनालिसिस पैरालिसिस के जाल में फंस चुका है, जहां हम इतनी ज्यादा रिसर्च और जानकारी जुटा लेते हैं कि अंत में कोई फैसला ही नहीं ले पाते। किम दीदी की वो बात उसे फिर याद आई कि जब हम बहुत ज्यादा जानकारी ढूंढते हैं तो हम अक्सर अपने गट इंस्टिंक्ट यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। उन्होंने उसे एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जिसमें जर्मन और अमेरिकी छात्रों से पूछा गया था कि डेट्रॉइट और मिलवॉकी में से कौन सा शहर बड़ा है। मजे की बात यह थी कि जर्मन छात्रों ने ज्यादा सही जवाब दिए क्योंकि उन्होंने बस उस शहर को चुना जिसके बारे में उन्होंने ज्यादा सुना था, जबकि अमेरिकी छात्र अपनी नॉलेज के चक्कर में उलझ गए और गलत जवाब दे बैठे। अर्जुन को समझ आया कि कभी कभी कम जानकारी और अपनी पहली सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना ही जीत की चाबी होती है। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे याद आया कि दीदी ने जीवन को पोकर के खेल जैसा बताया था। पोकर में आप कभी भी सामने वाले के सारे कार्ड्स नहीं देख सकते। आपको हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ ही दाव लगाना पड़ता है। वर्ल्ड चैंपियन एनी ड्यूक कहती है कि हर फैसला असल में एक बेट यानी शर्त है जो हम अपनी राय पर लगाते हैं। दीदी ने उससे पूछा था, अर्जुन, क्या तू अपनी इस राय पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है? और इसी सवाल ने सब कुछ साफ कर दिया। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि वो हर चीज का जवाब पहले से नहीं जान सकता। उसे बस अपने पास मौजूद जानकारी के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। उसे याद आया कि कैसे नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने डीवीडी रेंटल के फलते फूलते बिजनेस को छोड़कर स्ट्रीमिंग की तरफ रुख किया था, जबकि सब कह रहे थे कि ये कभी काम नहीं करेगा। अर्जुन का मन फिर से उन व्हेन देन वाली शर्तों की तरफ भागने लगा। जब मेरी सेविंग्स 10 लाख हो जाएंगी तब मैं ये जॉब छोड़ूंगा, या जब मार्केट स्थिर होगा तब मैं नया कदम उठाऊंगा। किम दीदी ने इसे व्हेन देन ट्रैप कहा था, जो सिर्फ काम टालने का एक बहाना होता है। उन्होंने खुद की जिंदगी की एक कहानी सुनाई थी कि वो भी पहले सोचती थी कि जब वो रिटायर होंगी तब किताब लिखेंगी, पर उनके मेंटो ने उन्हें टोका और समझाया कि आप एक कंपनी की सीईओ रहते हुए भी किताब लिख सकती हैं। अर्जुन को ये पैरेलल ट्रैक्स वाला आइडिया बहुत पसंद आया कि आप अपनी जिंदगी के अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ लेकर चल सकते हैं।
जैसे पटरियों पर ट्रेनें एक साथ चलती हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो अब और रेन चेक नहीं करेगा और आज से ही अपने सपनों पर काम करना शुरू करेगा। तभी अर्जुन को अपनी बॉडी में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। दीदी ने सिखाया था कि आपका शरीर एक कॉम्पास की तरह है। जब वो अपने स्टार्टअप के आइडिया के बारे में सोचता तो उसे अपने पेट में तितलियां, बटरफ्लाइज महसूस होती, जो उत्साह का संकेत थी। लेकिन जब वो अपनी मौजूदा बोरियत भरी नौकरी के बारे में सोचता तो उसे अपने सीने में एक भारीपन और पसीना महसूस होता। दीदी ने कहा था कि मे बी मीन्स नो, यानी अगर आप किसी चीज को लेकर पूरी तरह उत्साहित नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है। उन्होंने खुद भी कई बार ऐसे लोगों को काम पर रखा जिनका रिज्यूम तो अच्छा था, पर उनकी गट कह रही थी कि ये सही नहीं है, और बाद में वो फैसले गलत साबित हुए। अर्जुन ने तय किया कि वो अब अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनदेखा नहीं करेगा। रात के सन्नाटे में अर्जुन सोचने लगा कि आखिर सफलता, सक्सेस है क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस और ऊंचे पद का नाम है? दीदी ने उसे सिखाया था कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है और ये वक्त के साथ बदलती रहती है। 3 साल की उम्र में पैंट गीली न करना सफलता है तो 12 साल में बीजगणित, अलजेब्रा पास करना और 25 में अपना खुद का अपार्टमेंट होना। उन्होंने माया एंजलू और ओपरा विनफ्रे जैसी हस्तियों के उदाहरण दिए थे जिनके लिए सफलता का मतलब खुद को पसंद करना और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करना था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके लिए सफलता का मतलब है अपने समय पर नियंत्रण होना और कुछ ऐसा बनाना जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। उसने आउटपुट्स वर्सेस आउटकम्स का अंतर भी समझा। एक फिल्म बनाना एक आउटपुट है, पर एक सम्मानित कहानीकार बनना एक आउटकम है। तभी उसे अपने उम्र के बारे में थोड़ा डर लगा। क्या वो बहुत देर कर चुका है? वो 30 का होने वाला था। पर तभी उसे दीदी की सुनाई कर्नल सैंडर्स की कहानी याद आई, जिन्होंने 62 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी, या वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वाल्टन, जिन्होंने 44 की उम्र में कंपनी शुरू की थी। दीदी ने बताया था कि नए स्टार्टअप शुरू करने वालों की औसत उम्र 40 साल होती है और उम्र असल में आपके अनुभव का फायदा पहुंचाती है। यहां तक कि उनके अपने पिता 72 साल की उम्र में नया बिजनेस शुरू कर रहे थे। अर्जुन को लगा कि इट्स नेवर टू लेट टू जंप। बदलाव की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उसने महसूस किया कि तैयारी और तैयार होने में फर्क है। दीदी ने उसे 40 से 70 रूल याद दिलाया कि जब आपके पास 40% से 70% जानकारी हो तभी फैसला ले लेना चाहिए। अगर आप 70% से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ सुस्ती दिखा रहे हैं और मौका हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने टीना फे की बात कही थी, से यस एंड यूल फिगर इट आउट आफ्टरवर्ड, यानी हां कह दो और बाकी का रास्ता बाद में ढूंढ लेना। अर्जुन ने अपनी डायरी में बड़े अक्षरों में लिखा, 70% प्रिपेयर्ड इज प्लेंटी। उसे अब उस परफेक्शन के पीछे भागना बंद करना था जो उसे रोक रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की वो बातें अब अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसके फैसले अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। वो जब चाहे अपना रास्ता बदल सकता है, जैसे दीदी ने अपनी पहली कंपनी को बेचने का फैसला किया था क्योंकि वो एक नई चुनौती के लिए तैयार थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि चॉइसेस आर नॉट इरिवर्सिबल। जीवन तरल, फ्लूइड है और हम हमेशा नया विकल्प चुन सकते हैं। अर्जुन ने अपनी खिड़की के बाहर रात के आसमान को देखा। उसे अब वो कोहरा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजब सी संभावना नजर आ रही थी। उसने अपनी मेज पर रखी उस पुरानी तस्वीर को देखा और मुस्कुराया। उसे याद आया कि दीदी ने कहा था कि जब आप जंप मारेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, जैसे उन्हें भी कहा गया था जब वो हवाई शिफ्ट हुई थी। पर दूसरों की राय से ज्यादा अपनी राय मायने रखती है। अर्जुन ने तय किया कि वो अब अपनी सफलता अपनी शर्तों पर लिखेगा। उसने एक आखिरी बार अपनी गट की आवाज सुनी
जिसने उसे एक मीठा सा एहसास दिया, मानो वो कह रही हो कि चल अर्जुन, अब बस बहुत हो गए रिसर्च, अब जरा मैदान में उतर कर देख। अर्जुन के लिए अब सुबह की चाय सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उसके नए सफर का ईंधन बन गई थी। उसने महसूस किया कि जंप मारना तो बस शुरुआत थी, असली चुनौती तो उस हवा में बने रहने की थी जहां जमीन पैरों के नीचे नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से वह अपने नए प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहा था, पर उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे वो एक ही चक्रव्यूह में गोल गोल घूम रहा हो। उसे लगा कि शायद वो सब कुछ अकेले ही कर सकता है, पर यही वो गलती कर रहा था। किम दीदी ने उसे एक बार बहुत ही शांत स्वर में समझाया था कि दुनिया का कोई भी महान खिलाड़ी या सफल इंसान अकेले शिखर तक नहीं पहुंचा है। हर किसी के पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक ऐसी टीम जो तब आपका हाथ थामती है जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगे। अर्जुन ने गौर किया कि वो खुद को एक कमरे में बंद करके बस काम किए जा रहा था, जबकि उसे बाहर निकलकर उन लोगों को ढूंढना चाहिए था जो उसकी कमी को पूरा कर सके। उसे याद आया कि दीदी ने अपनी पहली कंपनी के दौरान कैसे द पावर ऑफ दी आस्क यानी मदद मांगने की कला का इस्तेमाल किया था। अक्सर हमें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है, पर असल में ये सबसे बड़ी बहादुरी है। दीदी ने बताया था कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को ईमेल लिखे, फोन किए और बिना हिचकिचाहट के उनसे सलाह मांगी। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी कि अगर आप किसी से मदद नहीं मांगते तो आप पहले ही खुद को नो कह चुके होते हैं। अर्जुन को अपनी पुरानी झिझक याद आई जब वो किसी से सवाल पूछने में भी कतराता था। उसने महसूस किया कि उसे अब उन लोगों की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनानी होगी जो उसे सच्चाई बता सके, न कि सिर्फ उसकी तारीफ करें। किम दीदी ने उसे 4 तरह के लोगों के बारे में बताया था जिनकी जरूरत हर जंपर को होती है। एक मेंटोर जो रास्ता दिखा सके, एक चीयर लीडर जो गिरते वक्त हौसला दे, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो उसे उसके वादे याद दिलाता रहे, और एक एक्सपर्ट जो उन बारीकियों को जानता हो जो अर्जुन को नहीं पता थी। अर्जुन ने अपने लैपटॉप के बगल में रखे उस पुराने फोन को देखा और सोचा कि क्या उसे अपने उस पुराने दोस्त को फोन करना चाहिए जो मार्केटिंग में माहिर था। उसका मन फिर से उसे डराने लगा कि वो क्या सोचेगा या क्या वो मेरा मजाक उड़ाएगा। पर तभी उसे दीदी की सुनाई वो कहानी याद आई जहां उन्होंने एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के सामने अपना आइडिया रखा था। उस वक्त उनके पास न तो कोई बड़ा ऑफिस था और न ही कोई बहुत बड़ी टीम, पर उनके पास परसिस्टेंस यानी जिद थी। उन्होंने बार बार कोशिश की और आखिरकार उन्हें वो मौका मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन ने महसूस किया कि नो सुनने का मतलब यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको किसी और दरवाजे पर दस्तक देनी है। उसने अपनी डायरी में लिखा, रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन, यानी ठुकराया जाना सिर्फ एक नया रास्ता मिलने जैसा है। दोपहर की धूप अब उसके कमरे में फैल चुकी थी और अर्जुन ने तय किया कि वो अब अपनी स्पीड बढ़ाएगा। दीदी कहती थी कि बिजनेस और जिंदगी में परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है फास्ट होना। अक्सर हम किसी चीज को बेहतरीन बनाने के चक्कर में इतना वक्त लगा देते हैं कि वो मौका ही हाथ से निकल जाता है। इसे उन्होंने मोमेंटम कहा था। जैसे एक बार साइकिल चलने लगे तो उसे संभालना आसान होता है, वैसे ही अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो आपकी मंजिल खुद ब खुद करीब आने लगेगी। अर्जुन ने अपनी लिस्ट देखी और उन कामों को काटना शुरू किया जो सिर्फ उसका वक्त बर्बाद कर रहे थे। उसने आउटसोर्स करना सीखा, यानी वो काम जो कोई और बेहतर कर सकता था उसने उन्हें सौंपने का मन बनाया। उसे याद आया कि कैसे किम दीदी ने अपनी पहली बड़ी डील के लिए उन लोगों पर भरोसा किया था जो उनसे ज्यादा तजुर्बेकार थे। अर्जुन को दीदी की एक और बात बहुत गहराई से छुई थी, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल बेटर देन यू, यानी हमेशा अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ रहो। अगर आप कमरे में सबसे होशियार इंसान हैं तो समझ लीजिए
कि आप गलत कमरे में हैं। अर्जुन ने उन नेटवर्किंग इवेंट्स और कम्युनिटीज के बारे में सोचना शुरू किया जहां वो उन लोगों से मिल सके जो पहले ही वो रास्ता पार कर चुके थे जिस पर वो अब चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि नेटवर्क ही असल में नेटवर्थ है। दीदी ने नैन्सी ट्वाइन का उदाहरण दिया था, जिन्होंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर ब्रायोजियो जैसी बड़ी कंपनी बनाई। नैन्सी ने भी शुरुआत में बहुत से लोगों से मदद मांगी और अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। शाम को पार्क में टहलते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सोच अब बदल रही है। वो अब कैसे होगा के बजाय कौन कर सकता है पर ध्यान दे रहा था। उसे लगा कि वो एक बहुत बड़े मिशन पर है और उसके पास हर चीज के लिए खुद मेहनत करने का वक्त नहीं है। दीदी ने उसे दी 80/20 रूल याद दिलाया था कि आपके 20% काम ही आपको 80% नतीजे देते हैं। अर्जुन ने अपने उन 20% जरूरी कामों को पहचाना। उसने देखा कि वो अपना ज्यादातर वक्त छोटी छोटी ईमेल और फॉर्म भरने में बिता रहा था, जबकि उसे अपना ध्यान बड़े विजन और पार्टनरशिप्स पर लगाना चाहिए था। उसने गहरी सांस ली और उस ठंडी हवा को महसूस किया। उसे लगा कि उसके कंधे अब पहले से हल्के हैं क्योंकि उसने अकेले सब करने का बोझ उतार दिया था। अर्जुन के मन में अब एक नई स्पष्टता थी। उसे पता था कि उसे अपनी टीम कैसे बनानी है और कैसे उन लोगों तक पहुंचना है जो उसके सपने को हकीकत में बदल सके। उसे किम दीदी की वो बात याद आई कि सफलता एक टीम वर्क है। उन्होंने खुद अपनी सफलता का श्रेय उन लोगों को दिया था जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। अर्जुन ने अपने फोन से वो पहला मैसेज भेजा, भाई मुझे तेरी सलाह चाहिए थी, क्या हम कल मिल सकते हैं? जैसे ही मैसेज डिलीवर हुआ उसे लगा जैसे उसने एक और ऊंची दीवार फांद ली है। उसे अब समझ आ रहा था कि जंप सिर्फ कूदने का नाम नहीं है, बल्कि उस उड़ान को सलीके से संभालने की कला है। रात को जब वो वापस घर आया तो उसने अपनी डायरी में उन लोगों के नाम लिखे जिनसे उसे आने वाले हफ्ते में मिलना था। उसे अब उस आस्क से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ये एक रोमांचक खेल की तरह लग रहा था। उसे पता था कि कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग नजरअंदाज करेंगे, पर जो कुछ लोग हाँ कहेंगे वो ही उसकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की वो शांत लहरें उसे यकीन दिला रही थी कि वो सही रास्ते पर है। उसने खिड़की से चांद को देखा और महसूस किया कि अब उसकी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और संभावनाओं से भरी हुई है। अर्जुन को अब अपनी मंजिल साफ दिख रही थी और उसे ये भी पता था कि अब वो उस तक पहुंचने के लिए अकेला नहीं है। 1 साल बीत चुका था और अर्जुन आज अपनी उसी बालकनी पर खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। पर आज हवा में वो पहले वाली घुटन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताजगी थी जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने खुद को पिंजरे से आजाद किया हो। उसे याद आया कि किम दीदी ने उसे 1 ईयर सक्सेस प्लान के बारे में बताया था, और आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ 12 महीनों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। उसने अपनी उस पुरानी डायरी को देखा जो अब लगभग भर चुकी थी। उसमें डर के पन्ने कम और जीत के किस्से ज्यादा थे। किम दीदी अक्सर कहती थी कि जब आप जंप मारते हैं तो आप सिर्फ अपना करियर नहीं बदलते, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बदल देते हैं। अर्जुन को अब वो पुराना, डरा हुआ और संकोच करने वाला लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब उसके पास एक विजन था, एक टीम थी और सबसे जरूरी चीज खुद पर एक अटूट भरोसा था। अर्जुन के स्टार्टअप ने पिछले महीने ही अपना पहला बड़ा माइलस्टोन हासिल किया था। वो रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। कई बार ऐसा हुआ जब बैंक बैलेंस खत्म होने की कगार पर था। कई बार सर्वर क्रैश हुआ और कई बार उसे लगा कि शायद वो हार जाएगा। पर हर उस मुश्किल घड़ी में उसे किम दीदी की वो बात याद आती कि हार मान लेना ही एकमात्र असली हार है। उन्होंने सिखाया था कि जब आप हवा में हो
तो पीछे देखने का कोई मतलब नहीं होता। आपको बस अपनी मंजिल पर ध्यान टिकाए रखना होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उस 1 साल में उसने जितना सीखा उतना उसने पिछले 10 सालों की सुरक्षित नौकरी में नहीं सीखा था। रेजिलियंस यानी गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत अब उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसे अब मुश्किलों से चिढ़ नहीं होती थी, बल्कि वो उन्हें एक पहेली की तरह देखने लगा था जिसे सुलझाना उसका काम था। आज सुबह ही उसे अपने पुराने ऑफिस के एक साथी का फोन आया था, जो अब भी उसी कुर्सी पर बैठा वही शिकायतें कर रहा था जो अर्जुन 1 साल पहले करता था। उसने अर्जुन से पूछा, भाई तूने ये सब कैसे किया? क्या तुझे डर नहीं लगा? अर्जुन मुस्कुराया और उसने वही बात कही जो उसने माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में सुनी थी। डर तो लगा था और आज भी लगता है, पर अब मैं डर को अपना रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देता। उसे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अपनी जगह पर थमे रहते हैं क्योंकि वे परफेक्ट वक्त का इंतजार करते हैं, पर हकीकत में परफेक्ट वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अर्जुन ने उसे समझाया कि जंप मारना कोई एक दिन का धमाका नहीं है, बल्कि ये हर रोज सुबह उठकर अपने सपने को चुनने का एक सिलसिला है। किम दीदी की एक और बात अर्जुन के दिल में घर कर गई थी। पेइंग इट फॉरवर्ड, यानी जो आपने सीखा है या जो आपको मिला है उसे दूसरों के साथ बांटना। आज अर्जुन सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा था। उसकी टीम में अब 5 ऐसे युवा थे जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो उनके लिए वही मेंटोर बनने की कोशिश कर रहा था जो किम दीदी उसके लिए थी। उसने महसूस किया कि असली सफलता वो नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में दिखती है, बल्कि वह है जो आप दूसरों की आंखों में देख सकते हैं जब आप उन्हें उनके डर से लड़ना सिखाते हैं। उसने अपनी कंपनी में एक ऐसा कल्चर बनाया था जहां गलतियां करने पर डांटा नहीं जाता था, बल्कि किम दीदी के घर की तरह उन पर चर्चा की जाती थी ताकि उनसे सीखा जा सके। शाम की मध्यम रोशनी में अर्जुन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। उसे वो पल याद आया जब उसने पहली बार जंप शब्द अपनी डायरी में लिखा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो किसी खाई में कूद रहा है, पर आज उसे समझ आया कि वो खाई नहीं थी, वो तो उड़ने के लिए खुला आसमान था। उसने महसूस किया कि सक्सेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाते हैं, बल्कि ये तो लगातार आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने की एक यात्रा है। उसे अब अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से प्यार हो गया था, क्योंकि वहीं पर रोमांच और संभावनाएं छिपी होती है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, द जंप नेवर रियली एंड्स। छलांग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पर आपको एक नया मौका देती है खुद को साबित करने का। उसे किम दीदी की वो आखिरी सलाह याद आई कि अपनी जीत को सेलिब्रेट करना कभी न भूलें। हम अक्सर अगले लक्ष्य की दौड़ में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। अर्जुन ने अपनी टीम को एक छोटी सी पार्टी दी, पर वो पार्टी किसी बड़ी डील के लिए नहीं थी, बल्कि इस बात के लिए थी कि वे सब आज भी साथ हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। उसने देखा कि कैसे उसके साथी अब उसी आत्मविश्वास से बात करते हैं जैसा उसने दीदी में देखा था। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि उसने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां और भी जंपर्स तैयार हो रहे थे। अर्जुन को अब उस लेगेसी का मतलब समझ आ रहा था जिसकी बात दीदी अक्सर करती थी। लेगेसी वो नहीं है जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों के अंदर जगाते हैं। उसे लगा कि उसके पिता और किम दीदी ने उसके अंदर जो हिम्मत की चिंगारी जलाई थी, वो अब एक मशाल बन चुकी थी। वो मशाल जो न केवल उसके रास्ते को रोशन कर रही थी, बल्कि उन सबको भी राह दिखा रही थी जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे थे। उसे अब समझ आया कि जंप मारना असल में खुद को पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप अपनी सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपकी असली क्षमता क्या है। रात गहरा रही थी और शहर की रोशनियां जुगनू जैसी लग रही थी।
अर्जुन ने एक गहरी और लंबी सांस ली, जिसमें सुकून भी था और आने वाले कल के लिए उत्साह भी। वो जानता था कि आने वाला समय नई चुनौतियां लेकर आएगा, नए डर सामने खड़े होंगे, पर उसे अब फिक्र नहीं थी। उसके पास वो ब्लूप्रिंट था, वो हौसला था और वो सपोर्ट सिस्टम था जो उसे गिरने नहीं देगा। और अगर वो गिरा भी तो उसे पता था कि वो फिर से कैसे खड़ा हो सकता है। उसने अपने मन की आवाज को सुना, जो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और बुलंद थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उस शांति को अपने अंदर महसूस किया, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। वो शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आई थी, वो उसके अंदर से उपजी थी, क्योंकि उसने अपनी गट की बात सुनी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियोबुक के शब्दों ने उसे जो दिशा दी थी, वो उसके जीवन का आधार बन गई थी। अब वो सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं था, वो अपनी कहानी का लेखक खुद बन चुका था। उसने महसूस किया कि हर इंसान के अंदर एक जंपर छिपा होता है। बस उसे एक आवाज की, एक धक्के की या एक सही पल की तलाश होती है। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी इस यात्रा के इस अध्याय को विराम दे और अगले साहसिक सफर की तैयारी करे। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की को धीरे से बंद किया। आज उसे नींद बहुत सुकून की आने वाली थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर आप में उसे उसकी शर्तों पर जीने की हिम्मत हो। अर्जुन की यह कहानी यहां खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि यहां से तो उसकी असली उड़ान शुरू हुई थी। वो अब एक ऐसा इंसान था जिसने न केवल डर को मात दी थी, बल्कि उसने डर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियोबुक की इस संगीतमय खामोशी में अर्जुन ने खुद को पूरी तरह शांत और स्पष्ट पाया। उसे पता था कि कल फिर एक नया सूरज उगेगा और वो फिर से एक नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अंत में सिर्फ वही लोग सच में जीते हैं जो कूदने का साहस दिखाते हैं। वो अब उन बादलों के ऊपर था जहां से सब कुछ छोटा दिखता है और सिर्फ आपका विजन ही सबसे बड़ा होता है। उसने अपने मन में दोहराया कि वो कभी रुकने वाला नहीं है। अर्जुन की इस यात्रा ने हमें सिखाया कि जंप मारना सिर्फ एक साहसी कदम नहीं, बल्कि खुद पर किया गया सबसे बड़ा निवेश है। जैसे जैसे माइंड वॉल्ट ऑडियोबुक की ये आवाज मध्यम हो रही है, आप भी अपने अंदर झांक कर देखिए। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा सपना है जो आपको पुकार रहा है? क्या आप भी किसी ऐसे किनारे पर खड़े हैं जहां से आपको धक्का लगने का इंतजार है? याद रखिए, पंख सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो हवा में भरोसा रखते हैं। शांत रहिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और याद रखिए कि आपकी अगली बड़ी सफलता बस एक जंप की दूरी पर है।